इसी तरह हमें जिस तरह नदी प्रवाह आगे चलती रहती है, इसी प्रकार से हम चलते रहना आवश्यकता है। हिंदी एक भारत की राष्ट्रभाषा है। भारत एक बहुभाषी देश है। इस बहुभाषी देश में हिंदी एक प्रमुख भाषा है। इसी भाषा के माध्यम से जो आज व्यवहार होता है, हिंदी एक बाजार की भाषा बनी हुई है। आजकल हम सीरियल देखते हैं, हम फिल्म देखते हैं, हम महाराष्ट्र के होते हुए भी हम हिंदी के फिल्म ज़्यादा से ज़्यादा हम फिल्म देखते हैं। इसी प्रकार से एक हिंदी को आगे बढ़ने के लिए हिंदी को हम हिंदी दिवस मनाते हैं, और ये दिवस मनाते हैं। अभी ये दिवस मनाने के लिए एक उत्साह है, भारत में। हमारी एक संस्कृति है, ये विश्व में हमारे इस प्रकार से संस्कृति है। हम दिवस मनाते हैं, डे मनाते हैं। इसी प्रकार से हिंदी एक अवसर के रूप में, एक रोजगार के रूप में उभर कर आई है। हिंदी सिर्फ भारत की भाषा बनी नहीं है, ये विश्व की भाषा बनी हुई है आजकल। अंग्रेजी से हम विरोध भी करना नहीं है, अपने आप से बढ़ रहे। हिंदी को विकास करने की आज ये बात पीछे पड़ गई है। आज विज्ञापन में अनेक स्लोगन बनाते हैं, ठंडा ठंडा मतलब कोका कोला। इसी को स्लोगन बनाने के लिए लाखों रुपए कमाते हैं आजकल जो बच्चे हैं, अनुवाद के रूप में, है ना। हम आज अनुवाद के रूप में अन्य भाषाओं को भी हम एकता के रूप में हम देखते हैं। एक हमारा देश जो है विशाल देश बना हुआ है, ये बहुभाषी देश बना हुआ है। इसी बहुभाषी देशों में हिंदी को विकास जो है, ये भारतीय साहित्य संकल्पना बना रही है। भारतीय साहित्य का यह भारतीय साहित्य इसलिए बनता हुआ है, अनुवाद के माध्यम से बना हुआ है। अनुवाद इसी प्रकार से आज अनुवाद हो या अन्य महाविद्यालयों में आप अध्यापक के रूप में, अन्य अनुवादक के रूप में, एक बाजार के रूप में, आज सर विश्व के या 150 देशों में हिंदी पढ़ाते हैं। अध्यापन चलते रहते हैं विश्व में। चीन में है, पाकिस्तान में है, या और हंगेरी में है। सभी देशों में हिंदी विभाग में हिंदी भाषा का अध्ययन और अध्यापन होता रहता है। इसी प्रकार से इसी दृष्टिकोण के आधार पर सिर्फ हिंदी एक साहित्यिक भाषा नहीं बनी है। हिंदी सिर्फ सूरदास, तुलसीदास, रामचरितमानस पढ़ने की आज भाषा नहीं है। ये भाषा जो है एक रोजी रोटी कमाने की भाषा बन गई है। इसी प्रकार से हम एक अंग्रेजी के साथ चलने वाली भाषा बनी है। इस प्रकार से हिंदी दिवस के अवसर पर हमें सम्मानित किया है भटकुले सर और ब्रदर सर ने, जो सभी का जो कार्य किया है। आज भी हमें जिम्मेदारी बढ़ गई है, हमें हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए हम काम करेंगे सर। आप सभी अखिल भारतीय हिंदी महासभा दिल्ली और ड्रीम फाउंडेशन सोलापुर महाराष्ट्र के हमें तहे दिल से मैं उनका सम्मान जो है स्वीकार करता हूँ। इस प्रकार से ड्रीम फाउंडेशन जो है आज सोलापुर में एक अलग दिशा में चल रही है। एक अब्दुल कलाम के सपनों का जो भारत बनाने का जो काम जो है भटकुले सर जो कर रहे हैं, बहुत ही प्रशंसनीय उन्होंने काम कर रहे हैं। बिरादर सर जो है, हम मेरे जूनियर 1 वर्ष जूनियर है सर जी का। मैं जब जूनियर होते हुए भी उन्होंने जो काम करते हैं, आज भी जो छात्र दशे में जिस प्रकार से काम करते हैं, आज भी वैसे ही सर काम कर रहे हैं। उनका भी जो कार्य है हिंदी का, उनका बहुत ही बड़ा काम जो है काम है। सुभाष शास्त्री भी जो कार्य करते हैं, आज भी एक अवकाश प्राप्त होते हुए भी आज सुभाष शास्त्री सर जो प्राचार्य पद पर संभालते हुए भी उन्होंने जो कार्य किया है, वो आज भी एक पत्रिका के माध्यम से वो कार्य कर रहे हैं। अवकाश प्राप्त हुए हैं,
फिर भी उन्होंने काम कर रहे हैं, ये प्रेरणादायी है। इसी प्रकार से आज एक इस संस्था ने एक हिंदी दिवस के अवसर पर एक माहौल बना लिया है। इसी प्रकार से मैं सभी संस्था हिंदी भारत अखिल भारतीय हिंदी महासभा दिल्ली और उत्तरी फाउंडेशन का मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। मुझे सम्मान किया है, मैं इस संस्था का भी मैं शुक्रगुजार हूँ। इसी प्रकार से धन्यवाद सर। हिंदी अपनी भाषा बन रही है, गली गली में शेरो शायरी लोग बोलने जा रहे हैं। जो मार्केटिंग की भाषा समझते हैं, आज की तारीख में अगर आप यूट्यूब पर जाएंगे और यूपीएससी सर्च करेंगे, हिंदी सर्च करेंगे, इंग्लिश सर्च करेंगे, तो सबसे ज़्यादा व्यूअर्स अभी हिंदी में मिल रहे हैं। टिकटॉक जब था तो छोटे छोटे हिंदी के गाने को छोटा सा क्रॉप करके छोटा छोटा बना रहे हैं, तो लाखों करोड़ों लोग भी यहाँ पे शायर आर्टिस्ट भी बन गए। तो अटल जी की कविता आती है हमारे देश के बारे में, तो हिंदी देश की बिंदी होते हैं। अटल जी की एक कविता है, तो सभी को प्रेरणा देती है देश के। आज का जो माहौल चल रहा है विश्व में, दहशतवाद, आतंकवाद, इसका वाद वो वाद बहुत चल रहा है, लेकिन फिर भी हमारे देश को इकट्ठा करने के लिए अटल जी बोलते हैं कि पूरा शरीर ही हमारा हिंदुस्तान है। अटल जी की कविता है, हमारा देश, यह देश कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, हमारा देश कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता युग पुरुष है। कश्मीर इसका किरीट है, कन्याकुमारी इसके चरण है, पूर्व घाट और पश्चिम घाट इस देश की विशाल दो जानदाएं हैं, पंजाब और हरियाणा इस देश की विशाल दो कंधे हैं, दिल्ली हमारा दिल है, नर्मदा कर धनी है, बंगाल का उपसागर, हिंद महासागर इस देश के चरण डुलाते हैं, सूरज और चांद सुबह शाम इस देश की आरतियां उतारती है। ये अर्पण की भूमि है, ये दर्पण की भूमि है, ये अभिनंदन की भूमि है, ये महापुरुषों की भूमि है। यहाँ का कंकर कंकर शंकर है, यहाँ का बिंदु बिंदु सिंधु है। हम जिएंगे तो इसी के वास्ते, हम मरेंगे तो इसी के वास्ते, मरने के बाद भी चंदन जी, मरने के बाद भी हमारी हड्डियां गंगा जल में फेंक दिया जाए, ध्यान से कान लगा जाए, उन हड्डियों में से भी आवाज गूंज उठेगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। देशभक्ति देखिए, जब टोक्यो में नीरज चोपड़ा ने देश को मेडल जिताया 7 अगस्त को, तो पूरा देश, तब तक पता नहीं था टीआरपी कितना है, आज विराट कोहली के आगे चल। अभी जो अपने दिव्यांग लोगों की 19 मेडल लाए, तब देश देखिए कितना, झंडा जब आता है ऊपर, जनगण मन आता है ना, टागोर जी ऊपर से देखते होंगे, सभी लोग देखते होंगे। जब भी 35 तो जब हम गांव में थे 5वीं में, तो कान पकड़कर सर बोलते थे, हम तो आटेवाड़ी में ₹1 का लेके जा, मतलब हमारा ऐसा गाड़ी अड्डा ऐसा था। लेकिन उनको अभी आजकल भी मैं जब किताब लेता हूँ तो हिंदी किताब पढ़ते रहता हूँ। रात को 2 बजे मुझे कल ये आया कि मैम ने फोन किया कि उनका प्लेटलेट्स कम हो रहा है, 2 बजे लोग फोन कर रहे हैं, 7,000 प्लेटलेट हुआ, 10,000। हमारे पे ऐसा हुआ, शब्द संग्रह नहीं है तो आवाज आती नहीं। तो आजकल सभी महानुभावों से मिलते हैं कि जितनी ज्यादा हो सके उतना संवाद होना चाहिए। मेरे कुछ फ्रेंड्स है, वो बड़े बड़े उद्योगपति है, तो जब भी बात करते हैं हिंदी में बात करते हैं, पता नहीं क्या होता है। मेरे एक मामा से, इनके छोटे भाई है, खेलकर मामा, वो आर्मी ऑफिसर है, रिटायर हो गया है, जब भी फोन पे हिंदी में बात करते हैं तो हमारी हिंदी ऐसे डेवलप होती है। हमें पता भी नहीं था कि आगे चलकर हम क्लास निकालेंगे, दिल्ली जाऊंगा, कलाम से मुलाकात, कुछ भी नहीं पता था। मैं तो अकेला चला था, जाने में मंदिर मगर लोग साथ देते चले, कारवा बनता चला। तो ऐसे ही काम करना है मुझे। तो जिस कॉलेज में मुझे एडमिशन नहीं मिला, वहाँ डायरेक्टर बन चुका हूँ सर। आज उम्र भी कितनी है, मुझे 40 उम्र है, लेकिन डायरेक्टर बन चुका हूँ। ये सब तो सेवा का परिणाम है। तो सेवा करना है, सेवा करना है, तो ये सेवा आप लोग करते हैं। शास्त्री जी से मिलते हैं, शास्त्री के बिना काम नहीं होता, तो शास्त्री से मिलते 2 शब्द रखिए आप। 2 शब्द मैं 2 शब्द बोलूँ। शास्त्री जी बहुत अरसे से सुन रहे हैं हम आपको। हाँ, बहुत श्रद्धेय मंच आदरणीय किशोर जी, मेरी हिंदुस्तान मैडम, मेरे श्रद्धेय आदरणीय पाटिल सर, मेरे मित्र, करीबी मित्र गिराधर सर, बन्ने जी। मजदूरी की बात क्या करें, एक उत्साह की मूर्ति है। मैं कई सालों से उनको देखता हूँ, और मैडम जो भी सत्कार मूर्तियाँ गई, आज हिंदी के संदर्भ में आज हम लोग उनका सत्कार हुआ। एक राष्ट्रीय अस्मिता, हिंदी क्या है, एक राष्ट्रीय अस्मिता है, बस राष्ट्रीय एकता कहिए, राष्ट्रीयत्व कहिए,
राष्ट्रवाद कहिए, राष्ट्रीय संस्कृति जोड़ने वाली बात कहिए, भाषा को जोड़ने की बात कहिए, साहित्य की बात कहिए, कहाँ हिंदी नहीं है। तो ऐसी अवस्था में हिंदी को लेकर या हिंदी को प्रतिष्ठा देने के संदर्भ में कार्यक्रम है अखिल भारतीय हिंदी महासभा दिल्ली और भीम फाउंडेशन सोलापुर रत्नगिरी और गिराधर सर, इनका जो काम चल रहा है बहुत ही स्तुत्य कार्य है। और जैसे गंदे सर ने बताया कि ये हमारे लिए एक प्रोत्साहन देने का काम है, तो प्रोत्साहन लेते रहेंगे, काम करते रहेंगे। हिंदी के संदर्भ में 20-30 साल से काम कर रहा हूँ, उसके बाद भी करूँगा, करता रहूँगा। और आप सबसे यही विनती है कि हमेशा कार्यरत रहिए। उद्यमेन ही सिद्धंति कार्याणि न मनोरथैः सुप्तस्य सिंहस्य मुखे न प्रविशति मृदा। मेहनत बगैर किए कोई काम नहीं होता, सिर्फ मनोरथों से काम नहीं चलता। हमें कार्य करने पड़ते हैं। ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार सिंह के मुंह में अपने आप हिरण प्रवेश नहीं करता, उसको मेहनत करनी पड़ती है, शिकार करनी पड़ती है। इसी प्रकार हम जिंदगी भर कार्यरत रहे। कार्यरत रहने के लिए ये शायद हम लोगों को कि पीठ थपथपाने वाली बात हुई है आज। तो आप सबको मैं शुभेच्छा देता हूँ और अपने दोषों को मुश्किलें हमेशा हारती है, संघर्ष करने वाला जीतता है। ये बात आज के इस कार्यक्रम में है। देखिए ऊपर से बादल भी आपके स्वागत के लिए नीचे पाँव जगह पर आए। तो ये बादल कहीं पर छाव, कहीं पर बादल। तो इस 2 साल 3 साल मैं लॉकडाउन के पहले 1 साल में गुरुकुल के लिए 8 एकड़ खेत लिया था तो रेंट पर। तो वहाँ पे पानी नहीं था, तो लोग मुझे बोला रहे तुम पागल है क्या, पानी नहीं है। लेकिन माता जी को लेके हमने कुछ वहाँ पे पूजन किया मार्च में। तो मैं इससे वहाँ जा रहा था, मैं 2019 की बात है। तो उस साल मतलब 3 साल के पहले इतना बारिश हुआ, वहाँ पे पूरे बोर पूरे भर गए। वो बोले पहला हुआ ऐसा, पिछले साल फिर बारिश हुआ है, इस साल भी अच्छा बारिश है। तो हम अगर दिन से कोई काम करने को निकलेगा तो भगवान भी हमारे साथ आता है। तो जब हम 5वीं में थे तो भारतीय विद्यापीठ का एक हिंदी का परीक्षा रहता था। सर हम 5वीं कक्षा में बैठाते थे, फॉर्म खुद भरते थे, पैसे खुद देते थे। गरीबी इतनी थी कि पैसा नहीं था। तो सर बोले कि जा एग्जाम को दे। मेरे पास तो हिंदी के सर्टिफिकेट, भारतीय विद्यापीठ के सर्टिफिकेट, उसके बाद इतना सर्टिफिकेट सर ने मांगा, तो हिंदी की रुचि बढ़ गई। आज हम डेयरिंग यहाँ पे है तो स्कूल कॉलेज में जो संस्कार मिले हैं, इस संस्कार यहाँ तो गुरु के गुरु महागुरु यहाँ पे है, गुरुपति और वो हमारे श्रीशैल जी साहब से विनती है, पाटिल जी आपके विद्यार्थी और विद्यार्थी के पिता मतलब उनके लड़के, तो ये 3 पीढ़ी का यहाँ पे गुरु का नाता है। तो आप भी इस प्रोग्राम में अपना बात रखिए और हमें शुभेच्छा दीजिए। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै आदरणीय सम्मानित व्यासपीठ, सभी मेरे पुरस्कार प्राप्त साथी तथा अन्य जो उपस्थित हैं मेरे विद्यार्थीगण, इन सबका उल्लेख करते हुए मेरा अत्यल्प योगदान हिंदी के लिए ध्यान में लेकर मुझे पुरस्कृत किया गया, इसलिए मैं इन दोनों संस्थाओं को धन्यवाद देता हूँ। और वस्तुतः मैंने जब नाम पढ़े तो लगा अजीत जी का भाषण सुनने को मिलेगा। जिनको हमने गुरु स्थान मानते हैं, उनका भाषण सुनने को मिलेगा। शास्त्री जी बहुत रुचकर बोलते हैं, अभी अपने आप में अनुभव किए, उनका सुनने को मिलेगा। किसी हेतु से मैंने यहाँ उपस्थित हुआ हूँ और शास्त्री नहीं होते तो आज मैं यहाँ उपस्थित भी नहीं होता।
महनीय का नाम सुनता रहा हूँ, आज लिखने का बोलने का मौका मिला। अभी तक हिंदी के बारे में सकारात्मक सभी लोगों ने बोला, गंजे जी ने बोला, शास्त्री जी ने बोला, इन्होंने तो बहुत आवेशपूर्ण इसलिए तो जरा मैं अलग, और इसलिए मैंने समय भी ले लिया। इसकी प्रेरणा मुझे धन्य कुमार और उनके पिताजी जिस गांव से आते हैं दुधनी, वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली। वहाँ मैं 6 साल तक मराठी के माध्यम में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भी पढ़ाता था और कन्नड़ माध्यम वाले विद्यार्थियों को भी पढ़ाता। हिंदी की हमें सकारात्मक भाषा विश्व भाषा हो गई, ये सब मान्य मुझे, उसका दोहराता नहीं मुझे, लेकिन फिर भी हम लोगों के सामने जो समस्या खड़ी है उसे समझ लेकर आगे काम करते रहो कि प्रेरणा इन लोगों ने दी, तो क्या काम करना है इसका थोड़ा सा मैं जिक्र यहाँ पर करता हूँ समय। इसके लिए मैं एक पुरानी घटना आप सबको मालूम है, लेकिन फिर भी मैं याद के रूप में आपके स्मरण कर। जब देश आजाद हुआ, स्वतंत्रता मिली, तब भारतीय रेडियो को, नभोवाणी को क्या नाम देना चाहिए इस पर चर्चा हो। अगर मेरी यादगार सही है तो हिंदी के महान छायावादी कवि सुमित्रानंद पंत जी ने इस नभोवाणी को आकाशवाणी नाम रखने का सरकार को सुझाया और सरकार ने उसे मान्य किया। और आप जानते हैं, आप सभी जब भी आप वार्ता सुनते हैं तो आकाशवाणी शब्द कैसा है, विशेष संज्ञा है, विशेष संज्ञा है। यानी आप वार्ता अगर ध्यान से सुनते हैं, कम है रेडियो सुनने वाले की, कोई भी भाषा हो आकाशवाणी का प्रयोग होता है। ये आकाशवाणी, ये आकाशवाणी आहे, आकाशवाणी 6, ये तो आकाशवाणी है। लेकिन जब आप अंग्रेजी वार्तालाप सुनते हैं तो क्या सुनते हैं, ऑल इंडिया रेडियो। ये गलती कहाँ से रह गई। विशेष संज्ञा का अनुवाद नहीं होता। अगर कोई सोनार है तो उसका हम सोनार ही लिखते हैं, ऐसे अनुवाद बोर्ड शूट नहीं करते। लेकिन ये गलती रह गई। जब महाराष्ट्र के साठे जी नभोवाणी सचिव थे, मंत्री थे, और इंदिरा जी विदेश यात्रा पर थी, सबको मालूम है आपको, लेकिन मैं दोहराता हूँ, उद्देश्य मेरा अलग है। तो उनके ध्यान में किसी ने कहा दिया कि ये गलती रह गई है। उन्होंने अध्यादेश निकाला और अंग्रेजी वार्तालाप या वार्ता के समय भी आकाशवाणी का प्रयोग, और वहाँ से आकाशवाणी अंग्रेजी में प्रयोग होना शुरू हुआ। एक वार्ता हो गई, दक्कन में कोलाहल मच गए, विशेषकर तमिलनाडु में आगजनी हो गई। दूसरी वार्ता निकली, तीसरी वार्ता के समय साठे जी को अपना अध्यादेश वापस लेना पड़ा। आज भी वो गलती जैसे के तैसे है। अंग्रेजी वार्ता आप सुनिए, ऑल इंडिया रेडियो। ये घटना है। ये क्यों मैं कहता हूँ कि दक्कन में हिंदी का विरोध है, उसे कैसे मिटाएं। वो विश्व भाषा बनी है, हमारे देश की इज्जत है, ये सब मान्य है मुझे। लेकिन मेरा संबंध, मैं कर्नाटक का हूँ, मेरा संबंध बाद में, मेरा गांव कर्नाटक में गया विलीन करने के बाद, वैसे तो महाराष्ट्र का, लेकिन बाद में मेरा संबंध कर्नाटक से आ जाता है। और योगायोग से दुधनी में मुझे, जब मैं कन्नड़ क्लास में जाता है तो मुझे प्रतिसाद ही नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं। और कन्नड़ के विद्यार्थी मराठी से अधिक थे, तो ऐसा कभी नहीं हुआ।
कभी नहीं हुआ। मेरे विद्यार्थी मुझे किताब प्रतिशत नहीं देते, बोलते नहीं। 2 दिन हो गए इसी स्थिति। अचानक फलक पर हम जो विषय होते हैं, विषय का नाम लिखते हैं हिंदी, तो हमेशा मैं देवनागरी लिखता था। लेकिन उस दिन मैंने तीसरे दिन, मुझे अभी याद है, तीसरे दिन में कन्नड़ में लिखा हिंदी। विद्यार्थी आपस में इधर उधर देखने लगे, तो चल मैंने क्या हो, कुछ नहीं बोला। अरे ये हिंदी ऐसा लिखा है, गलती से लिखा, मैंने मिटा दिया और फिर लिखा। उस दिन से विद्यार्थियों का प्रतिशत मेरे को इतना बढ़ा, और हिंदी में वहाँ मैं 6 साल पढ़ाता रहा। 3 SSC के बैच मिले, एक ही लड़का कन्नड़ का हिंदी में नापास नहीं है, रिकॉर्ड है। ये उदाहरण मैं इसलिए कहता हूँ, मेरी इज्जत नहीं है। हमें सोचना चाहिए क्या करना चाहिए इन राष्ट्रों में। मैं अब कर्नाटक में जाता हूँ, मेरे पोते हैं, मेरे बच्चे हैं, हिंदी का पुस्तक जैसे दुकान से विषय ऐसा होता है, बिल्कुल ना बोला। टीचर को हिंदी नहीं है, सिर्फ हिंदी किताब ही नहीं, 40 किलोमीटर के बाद कर्नाटक इतना तिरस्कार करते हैं, क्यों? क्या कठिनाई उनके सामने, इसका सोचना चाहिए। अगर आप हिंदी में काम करना चाहते हैं तो असल में काम करें। हम भी महाराष्ट्र में हिंदी प्रांत है, लेकिन हमें कुछ कठिनाई नहीं लगती। हमारे बच्चे हिंदी को इतना तिरस्कार नहीं करते। लेकिन अगर तुम कर्नाटक में जाओ और किसी SSC हो, 5वीं या 6वीं से हिंदी है वहाँ पर, लेकिन कोई हिंदी का किताब नहीं निकलता। इसका एक कारण सिर्फ मैं बताता हूँ, लिपि। और उसी से उन विद्यार्थियों की अलग है, उन चारों लोगों की लिपि। कन्नड़ अगर किसी ने तो एक गजल में मुझे कोई कहा था, ये क्या लिख रहे हैं? मुझे थोड़ा थोड़ा कन्नड़ लिखना आता है, इनको आता है शास्त्री लिखो, ये क्या लिख रहे हैं? जिलेबी जिलेबी। कन्नड़ लिपि को मेरे मित्र ने जिलेबी जिलेबी कर दिया। पीछे वो गोलाकार है, तेलुगु वैसी है, जैसी कन्नड़ है वैसी तेलुगु है। अगर कन्नड़ आती है तेलुगु आता है, तेलुगु आता रह गई कन्नड़। तो इन विद्यार्थियों को समझ चाहिए देवनागरी लिपि इन लिपियों से बहुत आसान है। छोटी छोटी पैरेलल रेखाओं से ये लिपि बनी है। देवनागरी लिपि आसान है। जैसे लोगों ने सभी देश की भाषाओं को देवनागरी लिपि लिखने का एक सुझाव किया था, लेकिन वो उनकी अस्मिता है, वो अपनी लिपि नहीं छोड़ेंगे। जब जब मैं कुछ कन्नड़ क्लास में कन्नड़ के बारे में कुछ बोलता गया, कुछ कहता गया, तो विद्यार्थी मुझसे इतने प्यार करने लगे कि मैंने उसका परिणाम आपको कह दिया कि ऐसा कुछ तो करना चाहिए, करना चाहिए। महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इन चारों को देखिए। वो घटना याद में आई है आपको, अगर मालूम है नहीं तो ऑल इंडिया रेडियो आज भी उसे अगर किसी ने बदल दिया तो वो कहेंगे हम बस हिंदी थोप रहे हैं। उनका जो यो है ये बदलने का काम, ये जो हम तो इतिहास के पन्नों में लिख जा रहे हैं, शिक्षक तो इतिहास के पन्नों में लिख जा रहे हैं। जो आजकल पढ़ाते हैं, आजकल काम करते हैं, उन लोगों को जरा सोचना है कि इस प्रॉब्लम पर क्या करना चाहिए। यही मेरा कहना है। ये मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगा, इसलिए मैं कि दक्कन में हिंदी कैसी स्थिर होगी। राष्ट्रभाषा बिल्कुल नहीं है दक्कन में, बिल्कुल नहीं। आप जरा लीजिए क्या। और एक मैं अनुभव करता हूँ, मैं गया था आंध्र में, तो क्यों की टिकट निकलने के लिए
मैं टिकट मांगता था, अनदेखा करते थे वो, अंदर बैठा हुआ आदमी, मैं मांगता था, लेकिन दूसरे को मुझे जरा बाजू में लेकर कहा कि आप तेलुगु में कहा था। उसने बात को बताया कि तेलुगु में टिकट कैसा मांगना चाहिए, वो उतना एक वाक्य पढ़ाया और मैंने जाकर तेलुगु में मांगा तो झट। यह स्थिति है दक्षिण की। तो आप सबको मेरी विनती है, जो काम करते हैं तो उत्तर भारत और महाराष्ट्र से लेकर भाई चिंता न करिए, तो दक्षिण का सोचिए क्या करना चाहिए, उनकी भाषा भी हमें पढ़नी चाहिए। तो मैंने स्वयं अनुभव किया है, जब मैं कन्नड़ में बोलने लगा, कन्नड़ में लेने लगा, कन्नड़ के सुवचनों का उपयोग करने लगा, तो विद्यार्थी मेरे साथ आ गए। वैसे उनकी भाषा भी कोई मार्ग निकालना चाहिए, ये मेरा कहना है। जो काम करते हैं उन दृष्टि से सोचे, विचार करें। फिर से एक बार इन दोनों संस्थाओं का अति धन्यवाद। ऐसा मेरा काम बहुत थोड़ा है, बहुत अल्प है, मैं ऐसे लोगों को सामने किया, यही मेरा। मैं हिंदी के लिए शास्त्री जी को दूसरे मेरे जो छात्र पढ़ाते थे उनको यही करना, और आज भी यही करना। धन्यवाद आपको। अगर मेरा कहना आपको पसंद हो तो कन्नड़ में एक शब्द है तमन्ना। मेरे पिताजी मुझे तम्माना कहकर बुलाते थे, वो याद मुझे, मेरा नाम सिंसेर आगे पुकारा गया, लेकिन मैं असल में तमन्ना हूँ। अगर मेरा कहना आपको पसंद आया, कुछ कहे हैं, अन्ना ने कुछ कहा है करना चाहिए तो स्वीकार। अगर इसमें कोई अर्थ नहीं है, ऐसा लगा रहे तम्मा ध्यान नित माताड़े बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज के इस हिंदी दिन के अवसर पर आपने अपने कान पकड़े, तो बहुत जरूरी है। मेरी कौम के ऊपर जो मणिपुर की रह चुकी है, बॉक्सर है, 8 बार चैंपियन है मणिपुर की मेरी कौम, तो उनके ऊपर एक सिनेमा आया था हिंदी में, एक चुपड़ी का किरदार निभाई थी। तो हमें बहुत दुख होता है कि मेरी कौम के ऊपर मणिपुर जो जहाँ के रहने वाली उपहार वहाँ पे टेलीकास्ट नहीं हुआ तो सिनेमा, क्यों? तो हिंदी में है। तो हमारे देश की कुछ वैक्यूम्स है, इसको हमें आगे निकालना है। चलो आगे चलकर हम भी उसके ऊपर अमल करेंगे। साउथ इंडिया में जाएंगे तो वहाँ पे अपोज करते हैं, इसीलिए शायद महाराष्ट्र कोई प्रधानमंत्री शायद हिंदी का ही चाहिए या साउथ इंडियन को चाहिए। तो ये कुछ है, तो हम सब मिलकर इस भारत को एक बनाएंगे। तो आज के दिन में चिंतन मनन सभी चाहेंगे सबका। तो अध्यक्षीय समारोह से पहले मैं आज के प्रमुख अतिथि डॉक्टर नसीम पठान मैडम आपसे विनती करता हूँ कि अध्यक्षीय समारोह से पहले आप अपना यहाँ पे विचार रखें, आशीर्वाद दें सभी बच्चों को, सभी हम युवाओं को और आपके साथियों को जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। और हमारी टूटी फूटी हिंदी के बारे में भी ध्यान समझ विनती है। उनको सुनने के लिए तो कान वो आपका बड़प्पन है इसमें। मेरे आदरणीय विद्यार्थी धन्य धन्य कुमार, ना ये नाम का एक आकर्षण था, सुभाष जी के नाम का एक आकर्षण था। धन्य कुमार जी की हिंदी देखकर हम लोग डरा करते थे क्योंकि हमारी हिंदी शोलापुरी रहती थी और ये बिल्कुल उत्तर प्रदेश में आए जैसे बोला करते थे। इस वक्त ये शायद सर कुछ दिनों हॉस्टल कर भी रहा करते थे, ये याद है। बहुत कष्ट से उन्होंने अपनी ये सब बातें पूरी की। 7 सुरों में अपने आप को ढाल कर लोगों के दिल को छू लेने वाले हमारी सुभाष जी मैडम जी हैं। बहुत से विद्यार्थीगण, उनकी बेटियां भी, यशोदा मैडम ऐसे सब, और मेरे बेटी और बेटा संगीता और काशी,
और उन दोनों की बेटी जरा ज़्यादा होशियार है वो, क्योंकि क्या है, इन दोनों की मिला के उसके सब वर्जिश हो गए थे उसमें से, और सर्जी और बहुत से लोग। हालांकि भाषा क्या है, भाषा इन किताबों में है, इन दीवारों में है, इन आँखों में है, इन ओठों में है, इन चाल चलन में है, सब में भाषा है। चोरों की भी भाषा है, सज्जनों की भी भाषा है। तो भाषा का मतलब क्या है कि सामने वाले की जो कहने की इच्छा है वो समझ जाए। अब पूनम और अमावस्या में भी चोरों की भाषा होती है, तो वो समझते कैसे हैं? तो इशारों की भी भाषा होती है, जो अब आप सब लोगों ने बंद किए हुए हैं इशारे करना, और आपकी अपनी एक बिल्कुल स्थिर नदी के बहने वाले प्रवाह के जैसी भाषा अब बन गई है, क्योंकि उसमें प्रगल्भता आई हुई है, उसमें मैच्योरिटी आई हुई है। अब आप कहोगे आज हिंदी दिन है, मैच्योर कहाँ से आ गया? हिंदी भाषा इतनी मैच्योर है कि वो किसी भी बात को अपने में समा लेती है। सिर्फ आखिर में है अगर लगा देते हैं तो हिंदी बन जाती है। आप कुछ भी बोलो, है आगे लगा दो। बी पॉजिटिव, ये एटीट्यूड हिंदी में है, इसलिए वो है, नहीं तो वो नहीं रहा होगा। अब आप देखो, नहीं और है इसमें काफी अंतर है। नहीं है मतलब नाही, और नहीं है मतलब आहे, इस, है ना। अब मराठी में ये दिक्कत है, तो मैं आपको बताती हूँ। होते, होते का विरुद्ध क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? बिल्कुल रॉन्ग। देखो, होते आणि नव्हते, न ला ह व आणि ते, ऐसा क्यों नहीं है? होते न होते, न होते, लेकिन नव्हते ये हमने स्वीकार कर लिया है। तो भाषा ये इसमें कर लेती है। जैसे कि सरकार पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, मराठी हिंदी में फर्क है, किताब के लिए है, परीक्षा के लिए है। कई लहजे भी ऐसे उर्दू के हैं कि जो अपने दिल को छू लेते हैं। और उर्दू ये भी तो भाषा भगिनी है। आप हैदराबाद में जाइए बहुत अलग भाषा है, मराठवाड़ा में जाइए और अलग भाषा है, कर्नाटक में जाइए और भी अलग भाषा है, यूपी में जाइए असली भाषा का दर्शन वहाँ पे होता है। आज तो काशी की मेकर हिंदी नहीं रहने के बावजूद इतनी अच्छी भाषा उन्होंने बताया कि मैं महामार धन्य हुए, क्योंकि काशी हिंदी बोल सकता है। चलो अच्छा हुआ आपने अपने नाम को सार्थक किया कि काशी बनारस की भाषा। मैंने आपकी ये हिंदी भाषा आज सुनी, अन्यथा आपकी मैंने अंग्रेजी सुनी, मराठी सुनी, और बड़ी मीठी लगने वाली कन्नड़, मराठी, हिंदी, अंग्रेजी भी सुनी। जबकि आप उस वक्त पे साइकिल का दौरा जाने के लिए निकले होते, और तब आपकी जो मराठी थी वो बहुत सी, सिर्फ एक ही शब्द उसमें मराठी रहा करता था और बाकी सब कन्नड़। आज देखते देखते ये भाषा प्रसारित और प्रचारित हुई कैसी? ये भाषा दिमाग में बैठी, जबान पे आई और दिल में चली गई। अब आप अपनी कुछ नई शक्ल मत लगाइए, दिमाग में कौन आया, जबान में कौन बैठा और दिल में कौन बैठा, भूल जाओ बातों को, भूल जाओ। आपसे कहती हूँ मैं वीरेंद्र साहब, क्योंकि ये भाषा भी ऐसी है कि आपकी जबान से वो मीठी झरने के जैसी बह सकती है। क्यों हम लोग इन भाषा में सप्त सुरों की आवाज देते हैं? क्यों ये सारे सुर आते हैं? और ये भाषा अगर माँ की आंखों से देखते हैं तो प्यार दिखता है। कभी कभी बहुत ही तीखा अगर उसका पतिराज है तो उसके चेहरे पर से भी भाषा हमको दिखती है। जो छोटा बच्चा नया पैदा हुआ है, अपने को देखने के बाद में उसको खुशी हुई है, हाथ पैर हिलाता है, अपने गालों पर से हाथ फेराता है, आंखों में उसकी अलग चमक होती है, ये उसकी भाषा नहीं है क्या? ये क्या उसके लिए माँ ही बनना पड़ता है? नहीं।
हम सब लोग ये भाषा रूपी बालक को चाहे वैसे मुड़ा सकते हैं और चाहे वैसे स्वीकार कर सकते हैं। और इसलिए ये भाषा में ऐसा मतलब है कि जो दिल की भाषा है वो सच्ची भाषा है, जो हृदय की भाषा है वो सच्ची भाषा है। लेकिन याद रखो, कभी कभी खामोशी भी एक ज़बान होती है। कुछ नहीं बोलते हुए भी बहुत कुछ बोल देते हैं। ये कौन सी भाषा है हमको तो मालूम नहीं है, लेकिन उन खामोशी में हजारों खुशियाँ हम जैसे फकीरों में बांटी हुई होती है कि भाई ये क्या चीज़ है, ये कैसे। तो ये काफिला जो है वो उर्दू से संबंधित है, मराठी से है, संस्कृत से है, अंग्रेजी से है। अरे हम लोग बोलो कि मैं स्टेशन जाने वाला हूँ, स्टेशन आ गया। मैं स्कूल जाने वाला हूँ, मैं स्कूल आ गया। नहीं, ये मेरे को बोलो कि ये जो आया वो हमने अपनी सुविधा के अनुसार स्वीकार कर लिया हमने। अब कौन कहता है कि मैं अग्निरथ विश्राम धाम गृह पर जा रहा हूँ, तब तक तो वो रथ चले भी जाने वाला है। पहले तो हम लोग समय पे नहीं जाते, लेट लेट लेट, सॉरी सॉरी सॉरी। क्योंकि सॉरी हिंदी में आई, मुझे माफ कीजिए ये बोले तक के वो सॉरी का मतलब निकल चल जाता है। तो चट से सॉरी बोल देते हैं तो निकल जाते हैं। ऐसा दिन में से कई एक बार प्रयोग हम लोग सॉरी का करते हैं। सो डोंट यूज सॉरी। लेकिन फिर भी ये सॉरी हमें पसंद है। कभी गलती से किसी को हमारा कुछ पैर लग गया, हाथ लग गया, तो एक्सक्यूज मी बोल के हम लोग आगे निकलते हैं। संस्कृति का दंडवत डालने की कोशिश नहीं करते हैं। ये दंडवत अगर है तो हिंदी भाषा में उसमें मान है, सम्मान है, अभिमान है, देश की जो शान है वो इसमें है। इसलिए तो ये राष्ट्र की भाषा बन गई। मैं आपको ये इतिहास नहीं देना चाहूंगी कि कितनी भाषाएं देश में बोलते हैं, लोग कैसे बोलते हैं। अरे कई सालों से 1949 से यही लेक्चर मैं दे रही हूँ। अब रिटायर होकर मेरे 16-17 साल हुए, फिर भी मैं अभी तक भी विद्यार्थी हूँ और वही लेक्चर हमेशा मैंने देना चाहिए, वही लेक्चर। बराबर है ना? आपको मैंने हिंदी विषय ज्ञान किताब बताई जो मैंने लिखी, वो 1949 लिखी कहानी मैं आज तक भी दोहरा रही हूँ। क्या कोई और नहीं है इसमें? लेकिन हम जल्दी से बदल तो स्वीकारना चाहिए। उसमें तब्दीली जो है, ये उर्दू शब्द है तब्दीली, चेंज। तो हमको लगता है चलो चेंज हम करेंगे, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, वैरायटी इज द सोल ऑफ अट्रैक्शन। 2-4 अंग्रेजी बातें बोलने से थोड़ी वो हिंदी की मिठास उसमें आती है। हिंदी भाषा ये शक्कर है, शक्कर, ये इसकी डलिया है, शक्कर की डलिया है। क्यों? गूंगे को अगर किसी ने कहा, कभी किसी ने कहा है कि गूंगे को किसी ने कहा कि शक्कर कैसी है, गुड़ कैसा है, तो वो अपने भाव से बताएगा, वो उसकी भाषा है। तो भाषा ये सिर्फ शब्दों की ही है, लफ्जों की ही है, कर्ता कर्म क्रियापद की ही है, ऐसा नहीं है। किसी अब अपने काशीनाथ जी के माता जी और संगीता की माता जी भी यहाँ आए, लेकिन गणपति की पूजा जब हो रही थी गणपति जी की, तब आप सब लोग भी उसमें थे, हम सब लोग भी उसमें थे। लेकिन ये दोनों माताओं को अपने अपने बच्चों के बारे में कुछ एक अलग महसूस हो रहा था कि क्या मतलब इन लोगों को कैसा पढ़ाए, ये लोग कैसे आगे गए, आज कितने लोगों को जमाए, कितने लोगों का समुदाय इनके पास में है, और बेटा हो तो ऐसा, बेटी हो तो ऐसी, ये सब उनका चला। लेकिन वो बोल नहीं पाते थे। उनकी आंखें बात कर रही थी, उनका चेहरा बात कर रहा था। ये भाषा जो है ये तुम्हारे हाव भाव के सारे बातों को बताने वाली बात है। हम हमारी माँ का भी चेहरा अभी लाओ, कितनी बातें याद आती है हमारे सामने, कितनी यादें आती है, कितने सुख दुख के क्षण, वो लम्हे याद आते हैं। माँ के पास बैठे, अगर माँ है हमारे साथ तो हम बैठे, अगर माँ नहीं है तो वो लम्हे क्या बोल देते हैं हम लोगों को। अरे वो भाषा है, उसके लिए पीएचडी की कोई जरूरत नहीं है। राष्ट्रभाषा हिंदी ऐसे कई पीएचडी वालों को निगल चुकी है और अपने शब्दों से लोगों के सामने एक इंसान के दिल को कागज पे खुला रखने की ताकत ये हिंदी भाषा रखती है। गणेश जयशंकर प्रसाद जी ने जो कहा हुआ है कि कागज पर दिल निकालने की क्षमता किस भाषा में है, तो राष्ट्रभाषा हिंदी में। इसलिए राष्ट्रभाषा हिंदी का स्थान ये अढल, अटल और कभी भी खत्म होने वाला नहीं है।
अब वो फिर से क्यों कहे जब तक सूरज चांद रहेगा हिंदी तेरा नाम रहेगा? अरे ये क्या बोलने की बात है? चांद और सूरज तो रहने ही वाले। और जब कभी सूरज को कोई मुसीबत आती है तो वो एक सवाल हमारे सामने रखता है कि अगर मैं नहीं रहा तो, अगर मैं नहीं उग पाया तो, और अगर मेरा अंत हुआ तो हम सबों का क्या? इसकी फिक्र सूरज को लगी हुई है। तो एक दिया उड़ जाता है काशी सर जैसा, धन्य कुमार सुभाष शास्त्री सर जी के जैसे, कि हे सूरज देव आप फिक्र मत कीजिए, आप अगर ये तो होना नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो हम एक कमरे को प्रकाश देने की ताकत अपने में रखेंगे और वो एक कमरे की जोत बनने में हम सब लोग अपने आप को धन्य समझेंगे। आज समाज में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ चल रहा है, वो अंधेरे में से उजाले में लाने का एक काम, एक छोटी सी दिया रहने वाली बाती ये कर रही है। तो मुझे लगता है कि काशी कर रहा है, क्योंकि उसने कहा है सूरज तू नहीं आया तो भी मैं तेरा किरण, तेरी किरण हूँ। और सूरज अगर डूबता भी है तो किरण कभी डूबते नहीं, उनको मौत नहीं है। सूर्याची पिल्ल वो कभी भी खत्म नहीं होते, वो जिंदा रहते हैं हमेशा। और सूरज के जो बच्चे हैं, किरणें हैं, ये ऐसे जो ध्येयवादी लोग हैं, जिनको समझता है, जिनको समझदारी है, जो कुछ अपने आप को संभाल के औरों के लिए कुछ करना चाहते हैं, औरों के सम्मान में खुद का सम्मान बढ़ा देते हैं। वैसे तो हमको मालूम है, आम की दुकान पे हम जाते हैं, आम खरीदते हैं, खाते हैं और फिर से बोलते हैं खट्टे तो नहीं है। यानी मीठे आम खा के भी तुम सवाल पूछते हो उस आदमी को या उस महिला को कि खट्टे तो नहीं है। अरे तुमने खाया है, उसकी लज्जत ली हुई है, यानी जो लज्जत आपने ली हुई है वो आप भूल चुके हैं और सही और गलत इसको आप नहीं पहचान सके। तो इसलिए इसमें उर्दू, मराठी, अंग्रेजी ऐसे कई शब्दों की एक महफिल जमी हुई है। सब लोगों ने हिंदी बोले और ये बच्चों को कहीं लगना नहीं। 1980 का लेक्चर शुरू हुआ, 1990 का लेक्चर शुरू हुआ, डेढ़ कब होती क्या मालूम। अब ये रुकने वाला कैसा, किसी ने तो रुकाना चाहिए। तो वो लगने के पहले मैं जरा से इस शाम को जरा सी सुनहरी शाम करना चाहती हूँ। अगर मैं तत्व ज्ञान बोलूँगी तो आप लोग बोर हो जाएंगे, लेकिन कुछ बीते लम्हे आपको मैं याद दिलाऊंगी तो शायद घर में जाके भाभी जी से बहुत प्रेम से भी बात करोगे, आप लोग भी करोगे भैया जी से, और कहोगे कि वो ज़माना और था जब जिंदगी आसान थी, वो ज़माना और था जब जिंदगी आसान थी, ये ज़माना और है अब जिंदगी दुश्वार है, सांस भी लेना मुश्किल है, वही सांस छोड़ो वही सांस लो। पहले तो था कि सांस लिए तो जिंदगी और सांस छोड़े तो मौत। यहाँ जब हम लोग मास्क लगाते हैं तो मौत के कुएं में भी अटके हुए हैं, वही सांस ले रहे हैं वही सांस छोड़। तो इन सांसों से कुछ अलग आने के लिए और कुछ अलग माहौल में जाने के लिए एक आपकी इजाजत से और आपकी इजाजत से आप सब लोगों के चेहरे पे फिर से हंसी दिखने के लिए, अब तो है लेकिन और भी कैसे कुछ किस्मत दिखते हैं वो देखेंगे आप लोग। इसमें लफ्जों में ताकत है और आंखों में सपनों की भीड़ है, पैरों में कितने मीलों चले ये मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी मंजिल के खाब रोज होते। मेरी गजल ये शाया हो रही है गीता, इसका नाम है गजलें मेरी तुम्हारी। यूं लगता है सिर्फ आपने अपने आंखों के सामने ये सीन लाना है। ताकत में, शब्दों में वो ताकत है कि वो नजारे आंखों के सामने आते हैं। यूं लगता है कि तुम आ रहे हो,
यूँ लगता है कि तुम आ गए हो। रात के सन्नाटों में एक अनजानी दस्तक, रात के सन्नाटों में एक अनजानी दस्तक जब मेरे कानों पर पड़ती है, जब मेरे कानों पर पड़ती है, यूँ लगता है कि तुम आ गए। अचानक एक तेज हवा, अचानक एक तेज हवा जब खिड़की से टकराती है, अचानक एक तेज हवा जब खिड़की से टकराती है, कई दिनों से बंद मेरे दिल की खिड़कियाँ, कई दिनों से बंद मेरे दिल की खिड़कियाँ तेजी से खुल जाती है। झपक कर खिड़कियों से मैं टकराती हूँ, झपक कर खिड़कियों से मैं टकराती हूँ, मुझे लगता है कि तुम्हारे आहट की एक खामोश आवाज, तुम्हारे आहट की एक खामोश आवाज मेरे जज्बातों का एक कोना चीर देती है। तुम्हारी आहट की एक खामोश आवाज मेरे जज्बातों का एक कोना चीर देती है। खून टपकने लगता है, खून टपकने लगता है उसे पोंछने के लिए, खून टपकने लगता है उसे पोंछने के लिए। यूँ लगता है कि कुछ देर तक ये सिला चलता है, कुछ देर तक ये सिला चलता है, पल में ही वहन का पर्दा खुल जाता है, पल में ही वहन का पर्दा खुल जाता है। लगता है वो सिर्फ एक हवा का झोंका था, फिर भी लगता है वो सिर्फ एक हवा का साया भी था, फिर भी क्यों लगता है कि तुम आ गए हो। देर रात में बारिश की कुछ बूंदे, देर रात में बारिश की कुछ बूंदे आंगन में लगाई जूही के बेल के पत्तों से चिपक गई है। देर रात में बारिश की कुछ बूंदे आंगन में लगाई जूही के बेल के पत्तों से चिपक गई है। अब देखिए माहौल क्या बना, जूही के 4 फूल उस पर खिल उठे हैं, जूही के 4 फूल उस बेल पर खिल उठे हैं। लगता है तुम आगे चले गए। जिंदगी गजल है, जिंदगी किताब है, जिंदगी लम्हा है, जिंदगी नींद है, जिंदगी समंदर है, जिंदगी हवा है, जिंदगी जान है, जिंदगी मुर्दा है। ऐसी जिंदगी जब कभी हम अलमारी में बंद कर देते हैं तो उसकी घुटन कैसी होती है, जैसे कि नाक पर मास्क लगाया। अलमारी में रखी किताबों को और कुछ गुम हो गई गजलों को मैं अक्सर ढूंढते रहती हूँ, मिलते नहीं मुझे। मैं अक्सर ढूंढते रहती हूँ। एक किताब में हमेशा की तरह गजल के बजाय कुछ सूखे फूल मिले। आप अपनी पुरानी किताबें खोलिए, कुछ फूल की पंखुड़ियाँ उसमें मिलेंगी आपको। कभी अपने सहेली में, कभी अपने दोस्त में प्रेम से दिए हुए फूल आज तक भी हम लोग अपनी किताबों में उसकी निशानी के हिसाब से रखते हैं। उन गुलशबों के फूलों के जिस्म पर, उन गुलशबों के फूलों के जिस्म पर एक जालीदार चौखट नजर आने लगी। कितने पुराने हो गए फूल वो, जालीदार चौखट नजर आने लगी। मैंने गौर से देखा तो तुम्हारी मुस्कुराती सूरत दिखने लगी। मैंने गौर से देखा तो तुम्हारी मुस्कुराती सूरत दिखने लगी। गुलशबों के सूखे फूल बोल उठे, कई पुराने अब तक भी जिंदे हैं उन किताबों में वो। गुलशबों के सूखे फूल बोल उठे, यही असली जिंदगी है, यही असली जिंदगी है। बंद किताबों में छिपी हुई गजल की तरह, बंद किताबों में छिपी हुई गजल की तरह। अब गजलों को नहीं, उसमें छिपे दर्द को ढूंढो। अब गजलों को नहीं, उसमें छिपे दर्द को ढूंढो।
और उस दर्द भरी गजल को हंसते हंसते गले लगाओ, उस दर्द भरी गजल को हंसते हंसते गले लगाओ। मैंने झट से उस किताब को गले लगाया, मैंने झट से उस किताब को गले लगाया। मेरी आंखों से गिरे दो आंसू भी उस किताब पर चिपक गए, उस किताब पर चिपक गए। गुलशबों के फूल फिर से तरोताजा हो गए। आंसुओं में क्या ताकत है? गुलशबों के फूल फिर से तरोताजा हुए और मैंने किताब को फिर से अलमारी में रखा, कहीं वो गुम न हो जाए। मैंने फिर से अलमारी में रखा। शायद मैंने सारे जमाने की खुशियाँ पाली थी उसे एक अलमारी में और उसे किताब में। तो लगता है कि कितना कहे कितना बताए। फिर कभी मौका आया तो जरूर अधूरे गजल फिर से पूरे करेंगे। लेकिन अगर इसमें से कुछ आपको अनावश्यक लगी होगी तो फौरन उसको भूल जाइए। लेकिन जो बहुत याद रखना जरूरी है तो उसको कभी भी मत भूलिए, क्योंकि याद है तो आबाद है, भूल गए तो बता। और ये यादों पर ही तो ये सारा सिलसिला चलता है। और इसलिए हिंदी में इतनी ताकत है कि भूले बिसरे किस्सों को और भूले बिसरे लम्हों को कागज पे निकाल के फिर से दिल में बसाने की ताकत भाषा में है। इसलिए भाषा को अपनाओ, उसके अपने दिल में रखो और कहो कि जो भी है वो राष्ट्र भाषा की हिंदी ही है। और इसीलिए हिंदी की बिंदी ये हमेशा चमकती है। धन्यवाद माँ जी। दिल की बात जुबान पे मत ले यार, जमाना दीवाना समझेगा, तो हम तो आपको दीवाना समझेंगे। जब हम कॉलेज में थे सर तो हिंदी तो अपनी ऐसी थी, छोटी गांव से हमारी हिंदी कैसे डेवलप हुई, तो हमारे यहाँ पे डेली स्पर्धा होता था। 3 चुटकुले सुनाना, एक चुटकुले, एक शायरी और एक तत्वज्ञान। अगर उनमें तीनों पसंद है तो आगे छोड़ देते। तो कॉलेज के लाइफ में सोलपुरी ट्रस्ट में रहते थे, वहाँ पे संजय बैरागी, दत्ता थोरे जी, हाँ सभी अच्छे। तो वहाँ पे कुछ या तो हमें ऐसा लगता था कि सबको हंसाए, तो युवाओं को हम ऐसा मोटिवेट करते थे। अभी तक हमारे हिंदी के मोटिवेशन स्पीकर विवेक बिंद्रा, जिनका एक दिन का शो के लिए 4 लाख रुपए लेते पर पर्सन। देखो ताकत है मोटिवेशन में। संदीप माहेश्वरी जी, उनका यूट्यूब पर देख सकते हैं। संतोष नायर जी, आग याग उनका प्रोग्राम है। तो ऐसे महान मोटिवेशन स्पीकर कभी सुनने मिला। जब कॉलेज में लाइफ में थे तो चुटकुले सुनकर हम आगे चलते थे। यही माहौल है तो अध्यक्ष की बात कोई नहीं बोलता। तो एक शायर, हम कॉलेज के युवाओं को ऐसा बोलते थे, मान लो कि शेर शायरी करना है, उसमें कॉमेडी करना है, तो जब तुम सफेद साड़ी पहन के आती हो तो एम्बुलेंस लगती हो, जब तुम सफेद साड़ी पहन के आती हो तो एम्बुलेंस लगती हो, वो घायल को लेके जाता है, तुम घायल करके जाती हो। तो आगे ऐसा ही मिलता था। ऐसे जब हमें हौसला मिला, लोग सुनने लगे, तो सक्सेस के पीछे नहीं भागे, सक्सेस आता ही रहता है। शिव खेरा जी का एक प्रोग्राम सुना था मैं, ब्लूप्रिंट ऑफ सक्सेस। 3 दिन का प्रोग्राम से 27,000। अब वो मोटिवेशन प्रोफेशनल बन गए। शोलापुर में आए थे, 2005 में दिल्ली गया था, एक्सीडेंट हुआ था मेरा, हाथ में सलाइन लेकर उनके पास गया था। शनिवार के दिन था, वो हनुमान जी के भक्त वहाँ पे पूजा कर रहे, मैं गया, क्या मैं अंदर आ सकता, सलाइन लेके, अरे काशी तू? हाँ सर, आपने बोला कि जीत आपकी, यश तुम चाहता। अरे लेकिन ये सलाइन लेके क्या बात है? कह सर 2 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ है, जगह पीठ पीछे डाकी, फिर भी आपको मिलने के आया। अरे यार तू पागल है क्या? सर भाग के आया हूँ, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल से भाग के आया हूँ, वहाँ पे दूसरे मेरे भाई को बैठा है, वो भी पहचान वाला है, आपको मिलने के आया हूँ। तो उनको एक शेर सुनाया, अगर जिंदगी है तो ख्वाब है, ख्वाब है तो मंजिल है, मंजिल है तो रास्ता है, रास्ते है तो मुश्किल है, मुश्किल है तो हौसला है, अगर हौसला